हैं इस तरह की जो क्या कहेंगे ने हम पोस्ट है, मतलब है कि जो मिनिस्टर्स हैं इस तरह मिनिस्ट्री के है। बहुत बड़ी मिनिस्ट्री, इससे अंदाज़ा लगा लें कि हमारे यहाँ ये मिनिस्ट्री किसके पास है। इमरान खान के सबसे ज़्यादा करीबी शख्स शाह महमूद कुरैशी के पास। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज के गर्मी भी है, पसीना भी है। आज की हमारी वीडियो है एस जे शंकर से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है एस जे शंकर। हु इज एस जे शंकर? सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, इस समय भारत का पूरी दुनिया में एक अलग ही रुतबा देखने को मिलता है, जिसके सबसे बड़े कारणों में देश के प्रधानमंत्री और उनकी विदेश नीति आती है। यानी कि बाकी देशों के साथ किस समय किस तरह से पेश आना है। लेकिन इस रुतबे और नीति के पीछे जो असली चेहरे हैं उसकी तारीफ चीन भी करता है। और माहौल तो यहाँ तक बना हुआ है कि कहा यह जा रहा है कि आने वाले समय में मोदी जी के बाद अगर देश का कोई प्रधानमंत्री बन सकता है तो वो कोई और नहीं बल्कि वही शख्स है जो इस वक्त भारत का विदेश मंत्री है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एस जयशंकर की, जिनके कारण मोदी सरकार की धाक पूरी दुनिया में बनी हुई है। तो कौन है ये जयशंकर और आखिर क्यों इतने चर्चा में हैं इनके कारनामे, आइए आपको बताते हैं। एक बार आपको और बता दें कि जयशंकर कोई और नहीं बल्कि इस समय के देश के विदेश मंत्री हैं। आज भले ही राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन उससे पहले इनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था और इसके बाद भी वो इतने बड़े मंत्री पद पर कैसे बने हुए हैं, ये सवाल समझना जरूरी है। जिसका अगर एक लाइन में जवाब दें तो ये एस जयशंकर 2014 की सरकार से ही देश के फॉरेन अफेयर्स से जुड़े हुए थे। यानी वो देश के विदेश सचिव थे, जो कि एक सरकारी नौकरी होती है। इन सब की शुरुआत को समझने के लिए आइए जानते हैं जयशंकर की पूरी कहानी। तो आपको बता दें कि एस जयशंकर के परिवार का ताल्लुक तमिलनाडु से है, लेकिन उनका जन्म दिल्ली में हुआ था। जिसके बाद उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई एयरफोर्स के स्कूल से की और फिर सेंट स्टीफेंस यानी दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज से आगे की पढ़ाई की। और इतनी पढ़ाई की कि जयशंकर ने पॉलिटिकल साइंस से एमए कर लिया, फिर एमफिल और पीएचडी भी किया। अब इतनी पढ़ाई के बाद उस समय जॉब के लिए आपको भटकना नहीं पड़ता था, इसीलिए जयशंकर 1977 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हो गए। जिसके बाद उन्होंने अमेरिका, चीन और चेक गणराज्य में भारतीय राजदूत यानी एम्बेसडर और सिंगापुर में हाई कमिश्नर के रूप में काम किया। इसके बाद 1981 से लेकर 1985 तक वे विदेश मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी रहे। 1985 से 1988 के बीच वे अमेरिका में भारत के पहले सचिव रहे और इसके बाद श्रीलंका में जब लिट्टे के खिलाफ विरोध चल रहा था तब पीस मेंटेनेंस करने के लिए उन्हें ही भेजा गया था। इसके बाद जब वे भारत लौटे तो पूर्वी यूरोप के मामलों को देखते रहे। 1996 से 2000 तक टोक्यो चले गए और फिर आखिरकार दुनिया भर की भागदौड़ करने के बाद वो भारत लौटे और 3 साल तक विदेश मंत्रालय में अमेरिकी विभाग देखते रहे। 2007 में उन्हें बतौर इंडियन हाई कमिश्नर सिंगापुर भेजा गया। फिर 2009 से 2013 तक वह चीन में भारत के राजदूत रहे। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जयशंकर ने दुनिया के लगभग हर उस देश में रहकर काम किया जिसकी आज ग्लोबल डोमिनेंस है। इसीलिए ये सारे देश जयशंकर को बहुत अच्छे से जानते हैं। अब अगर उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों की बात करें तो जयशंकर ने 2007 में यूपीए सरकार द्वारा साइन भारत अमेरिका परमाणु समझौते पर बातचीत करने में मेन अहम रोल निभाया था। यानी अगर आज हम बिना किसी रोक टोक के एटॉमिक रिसर्च पर ध्यान दे पा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं जयशंकर की ही देन है। इसके अलावा आप देखते ही होंगे कि चाइना भले ही भारत का विरोध करता रहा हो, लेकिन जयशंकर ने लगातार चीन और भारत के बीच रिश्तों को मजबूत करने का जो काम किया है, उसी की बदौलत आज भी चाइना जैसा देश भारत के खिलाफ जाने से बचता है। ऐसा जयशंकर इसीलिए कर पाए क्योंकि वो चीन में देश के लंबे समय तक राजदूत रहे हैं। इसके अलावा जयशंकर को विदेश सचिव के रूप में भारत और चीन के बीच डोकलाम विवाद को निपटाने के लिए बातचीत करने को कहा गया था और उन्होंने ही बतौर विदेश सचिव इस काम को बखूबी करते हुए झगड़े को खत्म करवाया। जयशंकर को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब अगर बात करें मोदी सरकार में आखिर जयशंकर का रोल इतना अहम कैसे हो जाता है, तो आपको बता दें कि मोदी जयशंकर के काम करने के तरीके के मुरीद हैं। जयशंकर और मोदी की जान पहचान उनके पीएम बनने से पहले से है। अगर मोदी से उनकी पहली मुलाकात की बात करें
तो वो तब की है जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी नहीं थे। 2012 में जब मोदी गुजरात सीएम के रूप में चीन के दौरे पर थे, उसी दौरान जयशंकर उनसे मिले थे। कहा जाता है कि मनमोहन सिंह 2013 में ही उन्हें विदेश सचिव बनाना चाहते थे, लेकिन फिर उन्होंने सुजाता सिंह को चुना। लेकिन मोदी ने पीएम बनने के बाद सुजाता के बाद जयशंकर को ही उस पोस्ट के लिए चुना, जिसके बाद एस जयशंकर जनवरी 2015 से जनवरी 2018 तक विदेश सचिव रहे, जिसके बाद अगले टर्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में उनका आना बतौर विदेश मंत्री काफी अच्छा साबित हुआ। मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल की शुरुआत में नेबरहुड फर्स्ट यानी पड़ोसी पहले की नीति पर अमल शुरू किया। दोबारा प्रधानमंत्री बनते ही मोदी ने अपना पहला विदेश दौरा मालदीव का किया और उसके बाद वह श्रीलंका और भूटान भी गए। विदेश मंत्री बनते ही जयशंकर ने भी पहले भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल और फिर म्यांमार, श्रीलंका और अफगानिस्तान का दौरा कर संबंधों को नया आयाम दिया। लेकिन जयशंकर पूरी दुनिया की नजर में तब आए जब कश्मीर से 370 हटाया गया और पूरी दुनिया में उसका विरोध हो सकता था। लेकिन जयशंकर खुद उन देशों का दौरा करके आए और उन्होंने सबको समझाया कि कश्मीर भारत का इंटरनल मामला है और उसमें कोई दखल ना दे तो बेहतर होगा। जयशंकर के इस प्रयास और कूटनीति ने ही कश्मीर से 370 को बिना किसी विवाद के हटाने में मदद की है। अब अगर एक और पहलू की बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा में विदेश मंत्रालय का कोई रोल नहीं रहा है। लेकिन मोदी सरकार की विदेश नीति की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसने राष्ट्रीय सुरक्षा को देश नीति से जोड़कर इसकी एक अलग ही तस्वीर बना दी है। मोदी सरकार की विदेश नीति का ही परिणाम है कि एक ओर हम इजराइल और फिलिस्तीन दोनों जो आपस में सालों से लड़ रहे हैं, उन दोनों के साथ एक ही समय में बेहतरीन संबंध रखते हैं, तो दूसरी ओर हम अमेरिका, ईरान और अमेरिका रूस के साथ भी अच्छे संबंध रखते हैं। महाशक्तियों के साथ अपने संबंधों को भारत ऐसे बैलेंस करके चल रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पर कई देश आज भारत की इन फॉरेन पॉलिसीज पर रिसर्च कर रहे हैं। इन सब का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो कोई और नहीं बल्कि जयशंकर ही हैं। इसके अलावा पिछले दिनों अपने एक बयान के कारण पूरी चीनी मीडिया में छा जाने वाले जयशंकर ने एक इंटरव्यू में सबके सामने ये बात साफ कह दी है कि पश्चिमी देशों की परेशानी पूरी दुनिया की परेशानी नहीं है। इस बयान को देने के बाद से ही उनके बारे में और उनकी नीतियों का बखान करते बड़े बड़े आर्टिकल चाइनीज मीडिया ने छापे। अपने इसी क्लियर और अटैकिंग रवैये के कारण आज जयशंकर ने अपने दम पर भारत को पूरी दुनिया में फ्रंट फुट पर लाकर खड़ा कर दिया है, जिसका एग्जाम्पल ये है कि जिस पोखरण को पूरा करने के लिए पूरी दुनिया से छुप के एक मिशन के तौर पर इसे पूरा किया गया, आज वही भारत पाकिस्तानी इलाके में मिसाइल दाग देता है और पूरी दुनिया उसे कुछ नहीं कह पाती है, भले ही वो एक मिसाइल टेस्टिंग ही क्यों नहीं थी। लेकिन इस बात से आप समझ सकते हैं कि आज भारत को किसी दूसरे देश का डर नहीं है। यही कारण है कि आज इस बात पर चर्चा की जा रही है कि आने वाले सालों में अगर देश को जयशंकर जैसा प्रधानमंत्री मिल जाता है तो शायद भारत की तस्वीर और भी बदल जाए। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी जनाब। अच्छा, मैं पहले एक बात बोलती हूँ, भूल जाऊंगी। बोले। 2 कंट्रीज हैं, पाकिस्तान एंड इंडिया। थोड़ा सा कंपेयर करिए। हमारे यहाँ किसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, ऑप्शन ही नहीं, सिर्फ वो जरदारी और नवाज़ के अलावा, और वो अभी थोड़े बहुत उठ रहे हैं तो वो इमरान खान उठ रहे हैं। हमारे पास बनता ही नहीं है कोई इतना काबिल कि जिसको हम ये सीट दें। दूसरी तरफ हम इंडिया को देखते हैं तो वहाँ पे तो जैसे लाइन लगी हो, एक से बढ़कर एक काबिल लोग पड़े। मैं अभी इस वीडियो में इसलिए ज़्यादा दंग रह गई कि मैंने तो अपने माइंड में कभी मैं इस बात को लाई नहीं कि यार वो तो पीएम बनकर तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, मोदी जी अपनी जगह बहुत 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 काम कर रहे हैं। इसके अलावा नितिन गडकरी जी को भी हमने कहा कि वो अपने आप में बहुत मतलब अपने काम को लेकर, ईमानदारी को लेकर बहुत 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 आला इंसान है। योगी जी को हम जो जितना जानते हैं और समझते हैं कि वो अपने आप में अपने काम को लेकर चीज़ों को मैनेज करना बहुत अच्छे से जानते हैं, सिस्टम को लेकर चलना बहुत अच्छे से जानते हैं, सिस्टम को करप्शन से दूर रखना, गलत चीज़ों को बिल्कुल टारगेट करके उनका सफाया करना बहुत अच्छे से आता है उनको। अभी इन 4-5 लोगों को मैं वैसे ही सोच रही थी कि ये बन सकते हैं तो ये भी बन सकते हैं तो ये भी बन सकते हैं, कि एक चांस एक बंदा एक इंसान और आ गया इस लिस्ट में। क्या एस जयशंकर, इनको भी मतलब सोचा जा रहा है, समझा जा रहा है कि हो सकता है नेक्स्ट ये हो। बिल्कुल। और मैं उसी तरफ दूसरी तरफ ये देख रही थी कि हमारे पास तो बंदे ही नहीं है। अच्छा, ये सारे बंदे, एक चीज़ मैं नोटिस कर रही हूँ, मनमोहन सिंह हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी हो गए और भी बहुत सारे लोग हैं जो उसी दौर के 1977, 1965,
1960, ये वो लोग हैं जो जब से जो अपना तजुर्बा लेकर चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, मंझ रहे और अब जाके वो हीरा बने। अब जाके उनको पॉइंट की खबर है, अब जाके उनको चप्पा पता है, अब जाके वो हर कंट्री को, उसकी फितरत को, उसके मामलात को समझ चुके हैं। बिल्कुल। अब ये बंदा अगर किसी कंट्री को लेकर चलता है, अभी मैं इंडिया की नहीं बात करी, इस बंदे को अगर हम कंट्री चलाने के लिए देते हैं तो ये अपने काम में मंझे हुए लोग हैं जिनका इतना एक्सपीरियंस है कि मैं ये कहूँगी शायद 50-60 साल तो उनका बस एक्सपीरियंस ही है। अच्छा, ये बात जो है ना, ये वाली बात, ये पॉइंट कि एक शख्स पॉलिटिशियन है ही नहीं इतने बड़े ओहदे पे, सिर्फ यही बात मैं कहता हूँ इंडियंस की ईमानदारी के लिए काफ़ी है कि इंडियंस को, इंडियन गवर्नमेंट को, इंडिया के जो नेता हैं उन्हें अपने देश से कितनी मोहब्बत है। आपको पता है इस पोस्ट के लिए बड़े से बड़े सियासतदान रेडी बैठे होते हैं। अच्छा, वो सियासतदान जिनके पीछे बहुत बड़ा वोट बैंक है और ये इस तरह के जो सीटें हैं, इस तरह के जो क्या कहेंगे इन्हें हम, पोस्ट है, मतलब है कि जो मिनिस्टर्स हैं, इस तरह के बहुत बड़ी मिनिस्ट्री, इससे अंदाज़ा लगा लें कि हमारे यहाँ ये मिनिस्ट्री किसके पास है। इमरान खान के सबसे ज़्यादा करीबी शख्स शाह महमूद कुरैशी के पास। यानी बहुत अच्छा, इस वक्त दो पार्टियों की, बहुत सारी 12-13 पार्टियां मिलकर गवर्नमेंट बनी है। मैं इस ये विदेशी मंत्री होता है ना, वज़ीर ख़ारजा, मैं इसकी अहमियत बताना चाह रहा हूँ। इतनी ज़्यादा अहमियत है कि 12-13 पार्टियां मिल के बन के गवर्नमेंट बनी है शहबाज शरीफ वाली। उसमें से दो पार्टियां बहुत अहम हैं, पीपल्स पार्टी और नवाज। इन दो पार्टियों में से एक का तो मुल्क का वज़ीर आज़म बन गया, अब दूसरा फॉरेन मिनिस्टर बना है। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये पोस्ट पीएम के बाद वाली पोस्ट है, इतनी अहम पोस्ट है। सबसे पहले तो जो एक छोटे बच्चे को हमने दे दी है, बिलावल को, ठीक है ना, बच्चा या बच्ची, बच्ची वो लंबा कंफ्यूजन, बच्चा एक वीडियो प्रॉपर इस पे करके उनको भी पता होना। खैर, बहरहाल कि इतनी बड़ी पोस्ट एक ऐसे शख्स को दी गई है जो वैसे एक सरकारी ऑफिसर था, ठीक है, और उसे बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, उसे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी। वो बहुत सारे कंट्रीज़ में रह चुके हैं एज ए रहते हैं सफारतकार, क्या कहेंगे, कमिश्नर भी, एज ए इंडियन कमिश्नर भी गए हैं, सफारतकार, हाँ सिफारतकार भी गए हैं। और वो बार एक बार यूज़ कर रहे थे, अब मैं भूल गई हूँ, वो भी कई जगह वो भी रहे हैं, ठीक है ना, कई कंट्रीज़ में रहे हैं। अच्छा, मैं देख रही हूँ पहले कमिश्नर, इन्होंने स्टार्टिंग जो किया वही कह रहे थे, उन वक्तों में जॉब का मिलना इतना मुश्किल नहीं था, आसान था। 1977 की बात हुई है शायद। अच्छा, ये लोग तो मैं कहूँगी ना ये 90s के लोग हैं, ना ये 2000 के लोग हैं, ना 2010 में आए हैं उन्हें कि अभी आए हों 10-12 साल में कोई। अरे मैं तो कहूँगी इतना एक्सपीरियंस है बला का, इनसे आप किसी भी चीज़ को लेकर बात कर लें। अच्छा, 77, 78, अच्छा 20 साल ये हो गए, 22 साल 2000 के बाद, 20-22 साल पीछे चले जाएं आप, 20 साल चले जाएं, 20 साल पीछे चले जाएं, तो 40 साल का तो इनका एक्सपीरियंस है। मैं आपको क्या कह रही हूँ कि ये तो मुझे ऐसा लग रहा है इन चीज़ों में टीनेज थे, 18-19 तो ये आ गए थे, और उसके बाद इन्होंने मतलब अपनी पूरी जवानी, अपना पूरा जिंदगी दे दी, इन्होंने जिंदगी दे दी, वक्फ कर दी मुल्क के लिए। अच्छा, 40 साल एक्सपीरियंस, तो उम्र कितनी होगी? उसके बावजूद इनकी एक्टिवनेस देखें, इनका एक फुर्ती देखें, इनके अंदर जज्बा देखें, इनके अंदर काम की हिम्मत देखें। मैं ये बाकायदा कोई बंदा अगर काबिल है तो उसे ये पोस्ट दी जाती है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये एक बहुत बड़ा प्रूव है कि वाकई इंडिया की जो गवर्नमेंट है, इंडिया के जो नेता हैं, वो अपने मुल्क के साथ बिल्कुल वफादार हैं, ना कि दोस्तियाँ। मिसाल के तौर पर कि यार इस पार्टी की वजह से मेरी पार्टी है तो इस पार्टी का मुझे वज़ीर ख़ारजा सुनना पड़ेगा, फॉरेन मिनिस्टर यहाँ से बनाना पड़ेगा। अच्छा, मैंने सुना मोदी जी की बड़ी क्लोजनेस है अमित जी से। अमित जी के बारे में मैंने अमित शाह के बारे में एक बात सुनी और मैं हैरान हो गई कि इनसे बढ़कर कोई बंदा नहीं होगा कि वो मोदी की मन की बात जानते हैं। बड़ी बात है, मतलब आप समझिए वो बंदा कितना करीबी होगा आपकी कि जो आपकी मन की बात जानता हो। बहुत बड़ी लेकिन मैंने नहीं देखा कि उनको पोस्टें दे दी हो इन्होंने उठा के, बहुत बड़ी उनको बिठा दिया हो ऐसी सीटों पे जहाँ से वो कमाएं खाएं छापें। देखिए, दोस्ती यारियाँ ही निभाई जाती हैं, दोस्ती यारियाँ ताल्लुकात। इसका मतलब है कि जब इतने बड़े लेवल पर सिफारिशें नहीं हैं और जो काबिल बंदा है, जो टैलेंटेड बंदा है, उसे इतनी बड़ी पोस्ट दी जा रही है, तो इसका मतलब है कि इस देश के अंदर बाकायदा ईमानदारी से काम हो रहा है, जब भी देश इतना आगे गया है। अच्छा, वो वाला इनका जुमला, वो वाला इनका एक स्टेटमेंट था जो आग की तरह फैला, हमने पाकिस्तान में भी बहुत सुना
कि विदेशियों का यानी कि ये यूरोपियंस जो हैं इनका जो मसला है वो समझे तमाम पूरी दुनिया का मसला हो गया। और जब हमारे बीच में कोई कशीदगी होती है हमें और चाइना को लेकर या हमें और पाकिस्तान को लेकर, इन्होंने कहा तो तभी लोग कहते हैं कि आपस में सुलझा लो, आपस में सॉर्ट आउट कर लो, ठीक है ना, ट्रेड करो, ट्रेड से अच्छे होंगे, मसाइल अच्छे होंगे। तो भाई ये क्या है? ये तो वाकई एक तरीके से मुनाफकत है ना। अच्छा, मुझे एक चीज़, आपका मसला है तो सबका मसला है। पाकिस्तान के साथ तो थोड़े मामलात ऐसे हैं कि पाकिस्तान में इनका आना नहीं हुआ मेरे ख्याल में शायद, लेकिन चाइना वाले इन्हें बड़ा सपोर्ट करते हैं क्योंकि ये वो शख्सियत हैं, ये ना सिर्फ अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, यूरोपीय कंट्रियों के साथ, अमेरिका के साथ आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। बहुत बड़ी बात है ये अपने ये सब देशों को एक साथ मिला के बात कर रहे होते हैं। तो चाइना वालों ने भी इनको बड़ा सपोर्ट किया, इनकी इस बात को सराहा। अच्छा, ये जब भी बात करते हैं ना, ये कहते हैं वेस्टर्न कंट्रीज, तो ये अपना साउथ एशिया, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये पूरे साउथ एशिया के रिप्रेजेंटेटिव, बिल्कुल ठीक है ना, ये उनको रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी बात ये, मैंने चाइना के हवाले से जब भी कोई स्टेटमेंट देते हैं चाइना फ़ौरन रिएक्ट करता है। बिल्कुल, थोड़े दिनों पहले की बात है कि इन्होंने कहा था कि जो जैसे बात करेगा हम उससे वैसे ही बात करेंगे, और अब ज़रूरत है कि लोग हमें समझें। हमने लोगों को बड़ा समझ लिया, हमने दूसरे कंट्रीज़ को बड़ा समझ लिया, यही अमेरिका वगैरह की तरफ इशारा था। तो चाइना ने इस बात को सराहते हुए कहा कि इंडिया की इज्जत करनी चाहिए क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग इकनॉमी है। बिल्कुल। तो मतलब मैं हैरान हूँ कि जब इतनी कशीदगी है फिर भी आपका दुश्मन भी आपकी तारीफ किए बगैर ना रह सके, बड़ी बात। तो मतलब आप क्या हो और आप कितने बड़े हो। और इस वीडियो में एक और बात भी पता चली कि कश्मीर वाली जो धारा थी 370 उसके लिए पूरी दुनिया के सामने पॉजिटिव इमेज रखने में इन्हीं का सबसे बड़ा किरदार। ये हमारा निजी मामला है, बहुत बेहतर होगा कि आप ना, आपको पता है बहुत बड़ा इनिशिएटिव था, बहुत बड़ा एक फैसला था, बहुत फसाद हो सकता था। तो उसके ऊपर भी मैं कहता हूँ कि इन्होंने लोगों के माइंड सेट किए, इन्होंने देशों में जा के अपना विजन क्लियर बताया। अच्छा, मामला कब होता है, गड़बड़ कब होती है? जब आप बातचीत नहीं होती, जब आपको कोई समझे ना, या आप समझा ना पाओ, या आप अपना पक्ष रख ना पाओ, आप बता ना पाओ। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम सिर्फ खुद से जज करके गलत समझ रहे होते हैं कि मैं समझ लूँ किसी ने चोरी की है, या फिर दूसरे की सुन के, हाँ चोरी की है। अब मैं जब तक उससे बात नहीं करूँगी तो मुझे नहीं पता चलेगा कि उसने वो चीज़ उठाई तो क्यों उठाई, क्या मसला था उसके पीछे, क्या पता उसने चोरी ना की हो। बिल्कुल। तो मैं कहूँगा एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो, और इस वीडियो में वाकई हमें मज़ीद नॉलेज मिली। एस जयशंकर के हवाले से काफ़ी कुछ तो हम जानते भी थे, लेकिन इस वीडियो में मज़ीद हमें जानने को मिला। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।